आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में मैं आपको आईपीसी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको वापस से एक बार दोबारा से नए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपराधिक अवित्रास का दंड किस धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा है 506 के अंतर्गत यह दंड आता है कि यह विश्वास कराने के आशय से यह के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह यह को देवीय अप्रसाद का भाजन बना रहा है। तो यहाँ कै ने कौन सा अपराध किया है। तो यहाँ कै ने धारा 508 आईपीसी का जो अपराध है वह किया है। उसके बाद शब्द अंग विक्षेप या किसी प्रकार का कोई कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशय हो वह साधारण कारावास से जो 3 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा या जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। तो यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो यह सत्य कथन है और सेक्शन 509 में इसका प्रावधान किया हुआ है। मत व्यक्ति के द्वारा लोक स्थान में अविचार मिसकंडक्ट करना, यह सेक्शन 510 की समस्या है जिसमें साधारण कारावास जो 24 घंटे तक का हो सकता है उससे दंडित करने का जो प्रावधान है वह किया गया है। कै यह की जेब में हाथ डाल करके यह की जेब से कुछ चुराने का प्रयास करता है। यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप कै अपने प्रयत्न के अंतर्गत असफल होता है। क्या कै ने धारा 511 आईपीसी के अंतर्गत अपराध किया। तो यह सत्य कथन है, हाँ कै ने ऐसा अपराध किया है। ऐसा कौन सा कृत्य है जो प्रयत्न मात्र ही अपराध का गठन कर देता है उसके पश्चात नहीं। तो यह है आत्महत्या का प्रयत्न धारा 309 के अंतर्गत। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब से लागू किया गया। 3 फरवरी 2013 से। और दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 किस तारीख के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया, आगे आएगा ये एग्जाम में। तो यह है 2 अप्रैल 2013 को राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया था। अब क्वेश्चन है सिविल वाद चलाने से रोकने को धमकी दे करके कै को इस प्रकार से धमकी देता है। यहाँ कै ने कौन सा अपराध किया है। तो यह धारा 503 की प्रॉब्लम है और यह आपराधिक अवित्रास का दोषी है। उसके बाद मानहानि के लिए दंड का प्रावधान क्या है। तो 2 वर्ष की अवधि तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों का जो दंड है वह दिया जा सकता है। मानहानि के कौन कौन से अपवाद हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह है सत्यवाद का कथन, लोक सेवक का लोकाचरण, लोक प्रश्न के संदर्भ में किसी व्यक्ति का आचरण। बी है इसका न्यायालय की कार्रवाइयों का प्रकाशन, साक्षियों का आचरण, लोक प्रकृति का गुनागुन। सी ऑप्शन है सद्भावी परिनिंदा, सद्भावी लांछन, सद्भावी अभियोग। तो इसका तीनों ही प्रकार ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड का जो प्रावधान है वह आईपीसी की धारा 456 के अंतर्गत है। धारा 457 आईपीसी में रात्रि प्रच्छन्न गृह जो अतिचार है या गृह भेदन है उसके लिए यदि चोरी किया गया है तो कारावास की अवधि 14 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगी। इसके बाद क्वेश्चन है एक व्यक्ति कूट रचना करता है, वसीयत की कूट रचना वह करता है तो वह कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो वह व्यक्ति धारा 466 के अंतर्गत दंडनीय होगा। क्वेश्चन है करेंसी नोट और बैंक नोटों के विषय में जो अपराध हैं वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो 489 ए से लेकर के
489 ई तक के जो प्रावधान हैं वो बैंक नोट और करेंसी नोट दोनों के संदर्भ में लागू होते हैं। पति या पत्नी के जीवन काल में द्विविवाह का प्रस्ताव धारा 494 बाईगैमी के अंतर्गत दंडनीय है। और जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट है तो उस हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 17 का जो प्रावधान है वह द्विविवाह को दंडित करता है और आईपीसी का धारा 494 द्विविवाह को दंडित करने वाला सेक्शन है। एक महिला अपने पति खे से तलाक के बाद गैर पुरुष के साथ सहवास करती है, क्या धारा 497 आईपीसी के अंतर्गत वह जारकर्म के अपराध के लिए दोषी होगी? तो इस अवस्था के अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि जो जारकर्म का ऑफेंस है वह एक विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या अविवाहित महिला के साथ नहीं होता, वह केवल एक विवाहित महिला के साथ होता है जिस पुरुष के द्वारा उस विवाहित महिला से सहवास किया जाता है वह यह विश्वास करने का कारण रखता है या यह ज्ञान रखता है कि वह अमुक व्यक्ति की पत्नी है और इस अपराध में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में भी दंडनीय नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह महिला आईपीसी की सेक्शन 497 के अंतर्गत दोषी नहीं मानी जाएगी। किसी स्त्री के पति या पति के नाते द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरता का व्यवहार करना आईपीसी के सेक्शन 498 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन है कि यह विश्वास कराने के आशय से कि यह ने खे की घड़ी चुराई है, यह का एक चित्र खींच लेता है जिसमें कि वह खे की घड़ी को लेकर के भाग रहा है, तो यह अगर अपवादों के अंतर्गत नहीं आवे तो क्या यह समस्या मानहानि का अपराध क्रिएट करेगी? तो यह परिभाषा यह जो समस्या है यह मानहानि का अपराध क्रिएट करेगी। और मानहानि के जहां हम अपवादों की बात करते हैं तो 10 अपवादों को हमारे मानहानि के संदर्भ में दिया गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गृह अतिचार को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 442 के अंतर्गत 442 के अंतर्गत गृह अतिचार को जो कि परिभाषित वह किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि चार 420 के अंतर्गत जो अपराध होता है आईपीसी 420 के अंतर्गत वह संज्ञेय अपराध है, इसके साथ साथ वह अजमानती अपराध भी है और वारंट मामला भी वह आता है। तो ये हम सीआरपीसी में पढ़ेंगे, समन मामला क्या होता है, वारंट मामला क्या होता है। जनरली हम ये देखते हैं 2 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय मामले समन मामले कहलाते हैं। 2 वर्ष और 2 वर्ष से अधिक की अवधि के दंडनीय जो मामले हैं वह वारंट मामलों की परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यह को सदोष हानि कारित करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूतियों को के स्वेच्छा से जला देता है। तो यहाँ कै का जो ऑफेंस है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? तो यह आईपीसी की धारा 425 के अंतर्गत जो रिश्ती है उस रिश्ती के अंतर्गत यह परिभाषा के अंतर्गत कवर होगा। अब आता है कि वाहक के द्वारा, भांडागारिक के द्वारा या घाटवाल के द्वारा संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग, यह
कौन सी धारा में मामला आता है? तो यह धारा 407 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसके बाद चुराई हुई संपत्ति है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, उस स्टोलन प्रॉपर्टी को छिपाने में सहायता करना आईपीसी सेक्शन 414 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आगे की आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको अपना एक टॉपिक छूटा हुआ है लूट और डकैती, तो वो मैं आपको आगे की कक्षा में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।